वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम। तो सिंस रिसेंटली अभी 2 हफ्ते में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। दो बहुत टाइम से बहुत साल से एग्जाम हो रहा है, तो मैं इसमें रिसेंटली कुछ 19 और 18 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। ओके, यहाँ पे साल नहीं लिखा है, बस यहाँ पे मैंने पैटर्न डिस्कस किया है कौन से टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अगर हम डिफ़िकल्टी के बारे में बात करें, अगर किस टाइप की डिफ़िकल्टी होती है इस क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का, तो अगर नेट और गेट की कंपेयर करें सो इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चंस में, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेट और गेट के कंपेयर में। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं पहली बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चंस का, अगर आपने अजय कुमार या फिर बेसिक प्रिपरेशन की है नेट के लिए, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कौन सा भी सेक्शन होने दो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ओके, तो इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन देखेंगे और पैटर्न देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली सेट के बारे में जो मैंने एनालाइज किया है कि क्वेश्चन जनरली एक ही टाइप के पैटर्न मीन्स रिपीट होता है पैटर्न। अगर ये सर से क्वेश्चन है तो उस टाइप में उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोऑर्डिनेशन में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, मीन्स पैटर्न रिपीट होता है, थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे। 19 और 18 के मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। सब क्वेश्चन इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए कुछ सिलेक्टेड 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक और बाय इनऑर्गेनिक, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ओके, थोड़ा पी ब्लॉक के बारे में भी होगा। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। ये क्वेश्चन एक्चुअली नेट में भी सिमिलर पूछा है, सेम क्वेश्चन है। तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा, लोन पेयर पूछा है। लोन पेयर मतलब टोटल लोन पेयर। ओके, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ध्यान रखिए, इट इज आस्किंग फॉर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो एक आयोडीन के पास 7 होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और एक एक्स्ट्रा, मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है उसका। अगर हम सेंट्रल आयोडीन की बात करें तो एक आयोडीन यहाँ पे लगेगा, एक आयोडीन यहाँ पे लगेगा, तो कितने बचेंगे लोन पेयर, 1, 2, 3। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप बी आंसर दोगे, लेकिन यहाँ पे पूछे टोटल कितने, टोटल लोन पेयर, तो एक हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, दूसरे आयोडीन में होगा उसके पास भी 3 होंगे, तो 3 + 3 + 3, सो टोटल शुड बी 9 लोन पेयर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये क्वेश्चन सिमिलर नेट में पूछा था, 2 मार्क में नेट में पूछा था, ये रिपीट क्वेश्चन है जो सेट में पूछा है। करेक्ट आंसर इज 9, टोटल पूछा है। ओके, तो आपको तीनों आयोडीन के आपको काउंट करने पड़ेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका साइज डिक्रीज होता है, साइज की डिक्रीज होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बिकॉज आपका सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइज कौन सा भी हो, धीरे धीरे पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, आपका साइज ओवरऑल डिक्रीज होगा। ओवरऑल साइज डिक्रीज होगा मतलब यहाँ पे पी और डी ऑर्बिटल का भी साइज डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी योर सिलिकॉन, followed by phosphorus, followed by sulfur, followed by chlorine। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर ए। तो ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से हम पूछ सकते हैं कि आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो इसके लिए डायरेक्ट जनरली पढ़ते तो इसके लिए ट्रिक होती है क्या, अगर आपके पास 14 है इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मॉलिक्यूल के पास, लेट से N2 होगा। ओके, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इसके ऊपर या फिर इसके अगर नीचे इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 15 सिस्टम हो गया या फिर 13 सिस्टम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। ओके, 2.5 2.5, अगर 16 है तो 2 हो जाएगा, 12 है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, O2 दिया है। O2 क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। N2 माइनस दिया है, तो N2 माइनस नथिंग बट योर N2 + 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या यहाँ पे 14 + 1 15। तो 15 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। और जो अगर O2 प्लस दिया है, O2 प्लस नथिंग बट योर O2 प्लस मतलब 16 - 1 दैट इज ऑल्सो 15। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो N2 माइनस और O2 प्लस का दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है और एक ही ऑप्शन में वो दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेकिन अगर देखें यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 2 है, तो दैट इज एक्चुअली वो ऑप्शंस गलत दिए, मतलब प्रॉपर अरेंज नहीं किए। एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या होगा, N2 माइनस इक्वल टू O2 प्लस ग्रेटर देन O2, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दो इट इज़ अ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, बट कभी कभी मान लेते गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया है जहाँ पे O2 और O2 N2 माइनस और O2 प्लस करेक्ट है। ओके, दोनों का सेम है, तो दैट इज अ सी विल बी करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CF2 के ऊपर है, निकल 2+ कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन
ऑक्टाहेड्रा में होता है, टेट्राहेड्रा में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है, या फिर दोनों में होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रा की बात करें इट इज़ T2G और टेट्राहेड्रा की बात करें इट इज़ अ T2Ne। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, भले हाई स्पिन लो स्पिन हो, इट विल ऑक्टाहेड्रा के केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। अगर टेट्राहेड्रा की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जनरली टेट्राहेड्रा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, डी में नहीं होगा बिकॉज डी में जनरली अगर निकल अगर स्क्वायर प्लेनर दिखाता है तो उसके स्प्लिटिंग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2 सेट नहीं 4 सेट हो जाते, तब आपका जो मीन्स पेयरिंग हो जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडअप हो जाएगा, आपके चारों के चारों ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, एक एम्प्टी रह जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मीन्स मेटल कार्बोनेट से पूछा है, नेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, कार्बोनेट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन मेटल कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन है, अगर इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग कम होगा। ओके, बैक बॉन्डिंग कम होगा मेटल से कार्बोनिल के ऊपर, मेटल का बैक बॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल का बैक बॉन्डिंग कम होगा और म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर तीनों कॉम्प्लेक्स देखें, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज है, सेकंड में न्यूट्रल है और थर्ड में नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो नेगेटिव चार्ज से कम होगा। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स है सेकेंड कंपाउंड निकल कार्बोनिल, उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 नेगेटिव और एक न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर कम नेगेटिव उसको हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले निकल होगा, निकल के बाद आपका कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट के बाद आपका आयन होगा। तो 2 कहाँ पे है, आई थिंक 2 यहाँ पे दिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। 2 यहाँ पे भी है लेकिन 3 और 1 में आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक ही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना बैक बॉन्डिंग कम होगा। क्यों, बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ होता है, मेटल से लिगैंड की तरफ होता है। सिंस पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग कैसे देगा, तो जिसकी वजह से आपका CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा, बिकॉज बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर और कार्बन ऑक्सीजन गेट बॉन्ड वीकर। ओके, इसके लिए जनरली बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, सेट में भी डायरेक्ट आ जाता है। ओके, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट। ओके, इसमें घुमा फिरा के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा आपके पास कॉम्प्लेक्स है, CP लिगैंड है, रोडियम है और CO3 है। ओके, और पूछा है कि इसका नेचर क्या है, साइक्लोपेंट, नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पहले हम मेटल सेंटर निकालते हैं। ओके, तो मेटल सेंटर बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल 18 इंटू n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अगर 18 इंटू n मतलब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 3 ज़ा 56 माइनस अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें 3 CP है, 3 CP मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, क्यों, एक CP 5 लिगैंड देगा। ओके, एक CP 5 इलेक्ट्रॉन देगा। देन रोडियम है 3 रोडियम, 3 रोडियम मीन्स रोडियम आपका न्यूट्रल में है, कोबाल्ट के नीचे आता है तो D7 4s2 9 इलेक्ट्रॉन, 9 3 ज़ा 27। ओके, उसके बाद 3 कार्बोनिल है, 3 कार्बोनिल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 6 18 41 48, तो 56 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 54, सॉरी नॉट 56 54, सॉरी, ओके बाय मिस्टेक। सो 54 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 6/2। मतलब क्या है, टोटल 3 रोडियम के बीच में 3 आपको बॉन्ड बनाने, तो कैसे हो जाएंगे, एक रोडियम यहाँ पे, एक रोडियम यहाँ पे, एक रोडियम यहाँ पे और एक रोडियम यहाँ पे। अभी क्वेश्चन है CP एक ही मेटल सेंटर पे 2 CP होंगे कि एक एक कार्बोनिल पे ये होगा। दिस इज विल बी वन ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है, एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर 18 है तो देयर विल बी नो मेटल बॉन्ड। ओके, सेटिस्फाई। लेकिन अगर एक मेटल सेंटर का 17 आ रहा है मतलब उसमें एक मेटल बॉन्ड है, अगर 16 है तो 2 मेटल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक रोडियम ने 2 मेटल बॉन्ड बनाए हैं। अगर हम इस ऐसा फ्रैगमेंट लें जिसमें एक CP और एक CO है, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 2, कार्बोनिल का 2, CP का 5 और रोडियम का 9, इट विल गिव्स अराउंड हाउ मच, 16। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर हम ये कंडीशन लें, एक रोडियम को 2 CP लगे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 10 + 9, दैट विल वायलेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
और यहाँ पे बोला है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो यहाँ पे टर्मिनल क्या होगा, टर्मिनल पे एक ही टर्मिनल, मतलब हर रोडियम पे एक एक कार्बोनिल होगा। ओके, एक रोडियम पे कितना होगा, एक एक तो इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा आर रोडियम या रोडियम, ओके, रोडियम CO 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 CP CP CP, तभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा और आपका मेटल मेटल सेंटर वाला मेटल मेटल बॉन्ड का भी फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन टर्मिनल कार्बोनिल पर रोडियम एटम। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन जनरली डायरेक्टली सेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो MnO4 माइनस कलर जनरली पर्पल वायलेट पर्पल कलर का होता है, इज एक्वेस मीडियम वाइल रेनियम का इज कलरलेस। ओके, जनरली यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आता है। तो चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, आपका मेटल इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दोनों में निकाले तो दोनों में भी आपका जो मेटल होता है वो +7 में, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, आपके पास दो होते हैं, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर या फिर लिगैंड टू मेटल। सिंस दोनों में भी Mn और रेनियम इज इन +7, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं चार्ज ट्रांसफर देने के लिए, तो ऑप्शन क्या आपके पास लिगैंड टू मेटल होगा। तो आपको देखना है कहाँ पे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, एक ऑप्शन में दिया है, इसको टिक मार्क करते हैं, MlCT होगा नहीं, ये गलत है, डी ट्रांजिशन का चांस ही नहीं, बिकॉज डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, द एनर्जी फॉर डी ट्रांजिशन इज रेनियम इज मच हायर देन दी, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर यही है। जनरली आप नीचे जाते हो ग्रुप में तो साइज बढ़ता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होते तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगती है ट्रांजिशन के लिए। ओके, तो ये जनरली आपका विजिबल रीजन में आता है, जो भी ट्रांजिशन होता है पर मैग्नेट का, वॉयलेट या पर्पल कलर आता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, रेनियम के जाओ में तो थोड़ा हायर एनर्जी लगा, यूवी साइड में जाएगा, जिसकी वजह से हमको कलरलेस दिखता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, एनर्जी रिक्वायर फॉर LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हायर फॉर रेनियम देन MnO4। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेल डायग्राम के ऊपर है। तो ऑर्गेल डायग्राम में यहाँ पे निकल का आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए, तो इसका टर्म सिंबल होता है 3F। अगर कैसे निकालते हैं आप मेरे ऑर्गेल डायग्राम वाले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, सॉरी, टर्म सिंबल जहाँ पे निकाला जाता है टर्म सिंबल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्पिन इसका कितना हुआ, 2s + 1 3। ओके, 3 आता है, और जो L का वैल्यू होता है 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, देन D देन F। तो यहाँ पे L वैल्यू -1 -2 मॉड में लेते हैं तो 3 वैल्यू आती है, तो इसके लिए इसका टर्म सिंबल F होता है। तो ये किस में स्प्लिट होता है, 3T1G + 3T2G + 3A2G। अगर देखते हैं, अगर हम नॉर्मल ऑक्टाहेड्रा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ से टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट क्या आएगा, आपके पास 3 ऑप्शन है, T1G T2G A2G। तो ये भी मैंने ऑर्गेल डायग्राम की वीडियो में बताया था कि कैसे ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो देखिए इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ही तरीके से, मीन्स आपको अलग अलग ओरिएंटेशन मिलेगी क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप शिफ्ट करने पे नहीं मिल रही है, यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस 3 लेवल। यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे स्विच करें, आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कुछ डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, कुछ सेपरेट नहीं हो रहा है आपका एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या एक ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 1 × 1 यू विल गेट 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ए टर्म आएगा। अगर यहाँ पे इस तरह से होता, ओके, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एक यहाँ पे रख सकता हूँ और एक यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब 3 अरेंजमेंट आ गए। जब 3 आता है तभी आपका टी टर्म आता है। तो इसके लिए जो इसका ग्राउंड स्टेट होगा वो इस तरह से होगा इसका डायग्राम। ओके, 3F 3A2G होता है, देन 3T2G होगा और 3T1G होगा। ओके, पहले हम ऑर्गेल डायग्राम निकालते हैं बिकॉज यहाँ पे 10 DQ पूछा है। तो इसकी जो एनर्जी होती है, सॉरी दिस इज 3T2G, जो A2G की एनर्जी होती है -12 DQ होगी। ओके, तो एनर्जी, और इसकी होती है -2 DQ, और जो सबसे ऊपर है उसकी +6 DQ। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, V3 दिया है, ट्रांजिशन ऑलरेडी दिया है, V2 दिया और V1 दिया है। ओके, ये V1 है। तो यहाँ पे पूछा 10 DQ, मतलब क्या आपका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नथिंग बट, ऑक्टाहेड्रा के केस में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है 10 DQ होता है। तो 10 DQ कैसा है, आपका डेल्टा O आना चाहिए। ओके, अगर आप कहाँ पे देखें आपको 10 DQ आ रहा है। ओके, ये फर्स्ट ट्रांजिशन देखेंगे ना A2G से T2G का, इसकी एनर्जी -2 है, इसकी -12, दोनों का एनर्जी गैप नथिंग बट योर 10 DQ। ओके, एनर्जी गैप निकालोगे तो क्या होगा, 10 DQ, दिस इज नथिंग बट योर आंसर। तो कहाँ पे होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सबसे लोअर एनर्जी जो कि है 10,000 पे। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। कंफ्यूज करने के लिए 10,500 दिया है, 16,000 दिया है, 6,300 दिया है,
वो दूसरे केस में होता है, D2 के केस में हो सकता है मे बी। ओके, रिवर्स करेंगे तो करेक्ट आंसर इज ए। तो आपको ऑर्गल डायग्राम आना चाहिए, उनके एनर्जी लेवल पता होनी चाहिए और कौन सा टर्म कभी आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्गल डायग्राम की वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, आप देख सकते हो कैसे A2 टर्म आता है, कैसे T2 टर्म आता है, और हमेशा A2 और T2 हमेशा साथ में रहते हैं, याद रखिए, बिकॉज ये कन्फ्यूज होता है। कभी T1 के साथ आप गलती से A2 मत रखिए, A2 के साथ हमेशा T2 रखिए। ओके, T1 जी हमेशा सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर है। द रिएक्शन जो कोबाल्ट और क्रोमियम का दिया आपके पास, फिर से प्रोडक्ट दे एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनर स्फीयर। तो जनरली इनर स्फीयर में क्या होता है, आपका जो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे ब्रिजिंग लिगैंड होना चाहिए जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑक्सीडेंट टू रिडक्टेंट। ओके, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र होता है। तो जनरली आप ध्यान से देखिए, आपका क्लोरीन है वो कोबाल्ट से रिप्लेस होके कहाँ पे चला गया, क्रोमियम पे। तो जनरली ये स्पेशलिटी होती है इनर स्फीयर डिटेक्ट करने की, अगर आपका लिगैंड ट्रांसफ़र हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इट इज़ एग्जांपल ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। ओके, तो इनर स्फीयर के लिए आपका जो ऑक्सीडेंट होगा वो इनर्ट होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन करेगा, और जो रिडक्टेंट होगा मतलब जो रिडक्शन कर सकता है वो लेबाइल होना चाहिए। ओके, तो अगर इसमें देखिए कोबाल्ट इज +3, कोबाल्ट इज +3 और ये इनर्ट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन। अब कोबाल्ट का यहाँ पे देखिए रिएक्शन होने के बाद क्या +2 में जा रहा है, मीन्स कोबाल्ट खुद रिडक्शन में जा रहा है, ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। तो इनर स्फीयर के लिए ऑक्सीडेंट इनर्ट होना चाहिए, जो कि कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्रोमियम देखिए, क्रोमियम +2 है और ये लेबाइल है। ओके, क्यों लेबाइल है, बिकॉज इसमें Eg में एक इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज क्रोमियम इज D4 और ये हाई स्पिन है तो T2G3 Eg1। और ये लेबाइल और इनर्ट के भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, बिकॉज इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा। तो कैसे ढूंढते हैं लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने वीडियो बना चुका बहुत टाइम पहले। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी सारे कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल और वीडियोज़ है उसमें। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल इट इज़ इनर स्फीयर एग्जाम्पल। ओके, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता रहता है। नेक्स्ट की, और ये क्वेश्चन मैंने थोड़े एक साथ ही ले लिए है, बिकॉज जो बाइनऑर्गेनिक क्वेश्चन थे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन डायरेक्ट ही थे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे साइनाइडस कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अजय कुमार पढ़ोगे यू कैन डायरेक्टली गेट दिस आंसर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इसका जो दिया है ऑक्सो हीमोग्लोबिन दिया है और रिड्यूस साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। उसके बाद कार्बोक्सिडेक्स कार्बोनिक अनहाइड्रेस के बारे में दिया है। ओके, जिंक चाहिए और डिक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिसिटी, द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस दे आर कैटलाइज्ड बाय जिंक कंटेनिंग एंजाइम, द एट फिजियोलॉजिकल pH facile ड्यू टू ओके इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, क्यों, बिकॉज इसमें जो फर्स्ट में होता है आपका वाटर OH में कन्वर्ट हो जाता है जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो जिंक क्या होता है, जिंक नेचर का लुईस एसिड होता है। जैसे ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये मोर एसिडिक बन जाएगा, और ये जैसे H+ निकल जाएगा ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनता है। ये बाद में आपके CO2 के ऊपर अटैक करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है वाटर की। यहाँ पे जिंक अटैक नहीं करता, यहाँ पे OH अटैक करता है CO2 के ऊपर। लास्ट के आपका D दिया है ऑक्सो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, मीन्स हीमोग्लोबिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर बाइनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, अजय कुमार से पढ़ ले, क्लास चैप्टर है, तो आपका सब आराम से इसमें आप सेट के एग्जाम में क्लियर कर सकते हो बाइनऑर्गेनिक के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली ए ब्लॉक के बारे में बोलूँगा मैं। टर्म सिंबल के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी डिटेल में कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं अगर बता दूँ, प्रोसोडेनियम में क्या होता है, F2 होता है, F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3H4। तो 2s+1 तो इसका 3 हो जाएगा, और इसकी L की वैल्यू हो जाती है S P D F G H 1 2 3 4 5। तो 5 इसकी L की वैल्यू होती है, और इसका जो J का कैलकुलेट करना है L-SQ, बिकॉज यहाँ पे लेस देन हाफ फील्ड है। स्पिन कितना है, यहाँ पे स्पिन 1 है, यहाँ पे 2s+1 नहीं डालना, S डालना है। तो 5 - 1 कितना होगा, 4। करेक्ट आंसर इज बी। इसके बाद सिमिलरली शिप रिएजेंट के ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। यूरोपियम इसके लिए जनरली ज़्यादातर यूज़ होता है। यूरोपियम में जो लिगैंड यूज़ करते हैं वो है DPM और FOD। ओके, इसका मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, DPM और FOD दे आर बिलोंग टू बीटा डाई कीटो कॉम्प्लेक्स, और ये NMR में शिप रिएजेंट की तरह काम करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज यार सी। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स भी बना चुका बाइनऑर्गेनिक और इसका ए ब्लॉक का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेरोसिन के ऊपर है। तो फेरोसिन के 2 कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, एक स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन।
तो यहाँ पे होता है दिस इज़ योर स्टैगर्ड, जहाँ पे अपोजिट में है, और इक्लिप्स में क्या हो गया, दोनों भी सेम साइड में होंगे। ओके, तो इसके लिए आपको सिमेट्री पता होनी चाहिए। इट इज़ बिलोंग टू डी फाई बिकॉज यहाँ पे सी फाई एक्सिस जाता है, और जो इक्लिप्स होता है इट इज़ बिलोंग टू डी फाई एच, एंड जो स्टैगर्ड होता है इट इज़ बिलोंग टू इक्लिप्स बिलोंग टू डी फाई एच और स्टैगर्ड होता है डी फाई डी। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डी फाई डी। अगर आप फेरोसिन चैप्टर में से बेसिक फेरोसिन का ही पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सिमेट्री होती है, बॉन्ड एमओटी होता है, और थोड़े रिएक्शंस होते हैं। अगर बेसिक फेरोसिन पढ़ोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओके, तो ज्योमेट्री के ऊपर मीन स्पेशली पॉइंट ग्रुप के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं अल्टरनेट एग्जाम में फेरोसिन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉसबर से लिया मैंने, सिंस हर एग्जाम में सेट में कि ये सर मॉसबर होता है, बट वो क्वेश्चन ईजी होते हैं, दे आर नॉट नेट और गेट के लेवल की, मीन्स थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा एक्सेप्शन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 3 आयन के एग्जाम्पल है और पूछा है कहाँ पे सिंगलेट और कहाँ पे डबलेट मिलता है। तो ये बता दूँ, जब आपका क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होता है तभी आपका क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, ओके, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में आपका सिग्नल स्प्लिट होता है जब आपका डबलेट मिलता है। क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के लिए क्या चाहिए, आपका असिमेट्रिक ज्योमेट्री में सिमेट्री नहीं चाहिए आपकी ज्योमेट्री में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी चल सकता है, या फिर असिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, असिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ सेकेंड एग्जाम्पल की, FeCN6, ओके, यहाँ पे क्या है, K4 है, यहाँ पे आयन है आपका +2 में, और वो भी लो स्पिन है, मतलब क्या, सब इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब क्या, देखिए T2G पूरा फील्ड है, वो भी सिमेट्रिक है, EG पूरा एम्प्टी है। तो जनरली सिमेट्री का मतलब क्या, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, या फिर पूरा का पूरा, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, या फिर पूरा एम्प्टी। तो T2G पूरा फील्ड है, EG पूरा एम्प्टी है, इट इज़ अ सिमेट्रिक, इट इज़ अ सिमेट्रिक। ओके, और इसकी ज्योमेट्री होती है वो भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा। तो कुछ भी असिमेट्रिक नहीं है तो इसका भी सिंगलेट आएगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप आयन सल्फेट में कंफ्यूज हो सकते हो। आयन सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड रेफरेंस होता है, और इसमें भी आपको डबलेट मिलेगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो गिव डबलेट, जो सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड है डबलेट देता है, रेफरेंस एज ए यूज़ होता है इसका। ओके, मॉसबेयर में ये क्वेश्चन कभी भी मॉसबेयर में जो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर पूछा जा सकता है, विच रेफरेंस यूज फॉर योर आयन 57 Fe मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड उसका पीक कितना आता है, तो डबलेट पीक आता है, बिकॉज साइनाइड और NO है, तो वहाँ पे लिगैंड असिमेट्रिक आ गया। ओके, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा है नहीं, तो वहाँ पे डबलेट पीक आता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, भले आपका आयन का भी नहीं पता, आप इसकी वजह से निकाल सकते हो क्वेश्चन डायरेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइसोमेरिज्म के ऊपर है। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है आपका यहाँ पे, वेट अ मिनट, कोबाल्ट 20 इथिलीन मतलब इथिलीन 2 Cl2 और कैटायन है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा आइसोमेरिज्म में बता सकता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या, जनरली जहाँ पे बायोडेंटेड है, मतलब NCS है या फिर SCN है, NO3 है, ये सब दिखाते हैं जिनके पास 2 डोनर आइटम। यहाँ पे 2 डोनर आइटम नहीं है। इथिलीन डायमंड में 2 नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन से बाइंड करते हैं मेटल से, और कुछ अलग आइटम से नहीं बाइंड कर सकते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस, और ट्रांस इसका इनएक्टिव होता है। ओके, जहाँ पे आपका इस तरह से होगा, इथिलीन डायमाइन की मैं अगर बात करूँ, इथिलीन डायमाइन इस तरह से अटैच होगा और क्लोरीन इस तरह से अटैच होगा, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इनएक्टिव। अगर सिस की बात करें, ओके, दिस इज सिस फॉर्म, और सिस क्या आपका एक्टिव है, सिस इज अ एक्टिव फॉर्म। ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ओके, और लिंकेज आइसोमेरिज्म सिमिलर है आपका बायोडेंटेड, अगर है एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म, स्पेशली NCS में दिखा सकता है। आयनाइजेशन है नहीं, बिकॉज ओके, आयनाइजेशन के लिए आपका आउटर मीन्स क्लोरीन बाहर चला जाएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ कैटायन दिया है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्पेशली चिलेट कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डोमिनेंट होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाइनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, द आइनोफोर वैलिनोमाइसिन इज हाईली सेलेक्टिव फॉर। तो ये जनरली अगर आप अजय कुमार पढ़ोगे तो अजय कुमार के लास्ट पार्ट में है, सोडियम पोटेशियम पंप में यूज़ होता है, स्पेशली आइनोफोर्स, जो कि सेलेक्टिवली कुछ मेटल को, स्पेशली सोडियम या पोटेशियम को बाइंड करते हैं, और उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल में, सेल के अंदर बाहर जो ट्रांसफ़र होगा उसको फैसाइल करते हैं। और जो वैलिनोमाइसिन और एक और है नॉन एक्टिन, वो सेलेक्टिव होते हैं, वैलिनोमाइसिन, और यूज़ होते हैं स्पेशली पोटेशियम के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके,
तो नोनैक्टिन भी एक आइनोफोर मतलब लिपिड सेल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट को फेसिबल करते हैं, स्पेशली सोडियम को। उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं जाके बाइंड करेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर बाहर जो सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, ओके, इसको फेसाइल करते हैं। और वैलिनमाइसिन सिलेक्टिव होता है पोटेशियम के लिए, ओके। करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बेस हाइड्रोलिसिस है, SN1CB मैकेनिज्म के ऊपर है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका जो बेस मैकेनिज्म होता है SN1CB मैकेनिज्म बेस हाइड्रोलिसिस, उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका बेस होता है। बेस क्या करेगा, इस अमोनिया, आपके पास 5 अमोनिया, उसमें से एक अमोनिया से आपका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका NH2 बनेगा और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें आपका एक क्लोरीन निकल जाएगा, ओके, Cl-। उसके बाद आपका वाटर आता है, यहाँ पे फिर से आपका NH3 बन जाएगा, OH आ जाएगा, ओके। सो फर्स्ट स्टेप पूछा है द इन बेस कैटालाइज सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन बाय OH, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को देखो आप, ओके। 1 2 3 4 इसको देखिए, क्या है, क्लोरीन से OH रिप्लेस किया, तो ये इस तरह से बता सकते हो, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। फर्स्ट स्टेप इन मैकेनिज्म इज दिस, बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है अमोनिया के एक प्रोटॉन को, और आपको क्या मिलता है, अमाइन टू अमीडो, ओके, दिस इज अ अमीडो लिगेंड। सो करेक्ट आंसर इज योर ए, ओके। बाकी सब कुछ नहीं इसमें, ओके। 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनता है, डिसोसिएशन ऑफ Cl2 की 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, देन रेट डिटरमाइनिंग डिसोसिएशन, देन अटैक ऑफ वाटर, ओके। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेफ्लोजेटिक पैरामीटर ऑफ लिगेंड। तो जो नेफ्लोजेटिक पैरामीटर होता है, इसके लिए आपको पहले राका पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ता है, देन आपको फ्री मेटल का दिया होता है, ओके, फ्री मेटल आयन गैसियस स्टेट, उसका आपको कंपेयर करके राका पैरामीटर बताता है, ओके। तो जनरली राका पैरामीटर होता है आपका, नेफ्लोजेटिक का मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, ओके। तो जो जितना अच्छे से एक्सपांशन करेगा उसका कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, जितना कम करेगा उतना आयनिक नेचर बढ़ता है। तो इसका जो सीरीज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नेफ्लोजेटिक पैरामीटर और जो पैरामीटर को रेशो बोलते हैं, रेशो का अलग सीरीज़ होता है और नेफ्लोजेटिक सीरीज़ अलग होती है इफेक्ट का, ओके। तो जो राका पैरामीटर का सीरीज़ है, उसमें सबसे पहले फ्लोरीन आता है, देन वाटर है, देन आपका अमोनिया है, देन इथिलीन डायमाइन है, देन NCS है, ओके। और यहाँ पे बीच में आपके हेलोजेंस भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आपके साइनाइड है। तो ये नेफ्लोजेटिक पैरामीटर या फिर नेफ्लोजेटिक रेशियो का सीरीज़ है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। लेकिन अगर आप नेफ्लोजेटिक सीरीज़ बताएंगे, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट का, तो पूरा रिवर्स हो जाता है, ओके। जिसमें जो सबसे आई थिंक सबसे लास्ट में आपका यहाँ पे बीच में आयोडीन भी आता है। सबसे अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड इसका आयोडीन का बनता है, और सबसे अगर ये सबसे ऊपर है इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और सबसे लास्ट में अगर आयोडीन होता है इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। सो करेक्ट आंसर विल बी योर ए, ओके। पैरामीटर इस वाटर के ऊपर एक और होता है फ्लोरीन, देन वाटर, अमोनिया, इथिलीन डायमाइन, NCS और Cl, ओके। एक्सपांशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट मतलब, और कितना अच्छे से आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कैटालिसिस के ऊपर है। वैकर प्रोसेस में मिथेनॉल की जगह मिथेनॉल यूज़ किया इन प्लेस ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है। अगर आप ऑर्गेनिक भी प्रिपेयर कर रहे हो तभी भी वैकर प्रोसेस आती है, जहाँ पे अल्किन लिया जाता है और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं पैरिडियम कॉपर के कॉम्प्लेक्स में। आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जस्ट आपको OH अटैक करना पड़ता है। OH अटैक करने के बाद आपको इनोल मिलेगा, उसका टॉटोमराइज करके आपको कीटोन मिलता है। ये नॉर्मल अल्किन है। अगर सिर्फ ओके अल्किन लेंगे, मतलब इथिन लेंगे, उसका हम वैकर प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। लेकिन इसी में हम MEOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस OMA ऐड करना है, तो क्या बन गया आपका, ईथर बन गया, वो भी विनाइल ईथर, क्यों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ओके, करेक्ट आंसर विल बी बी। मिथाइल विनाइल ईथर, इथेनॉल नहीं बनेगा, एसिटाइल नहीं बनेगा, वो सिर्फ अल्किन के केस में, ओके। तो अगर अल्कोहल यूज़ किया तो ऑब्वियसली वहाँ पे ईथर बनेगा ही, बिकॉज यहाँ पे OMA आ जाएगा, OH नहीं आ जाएगा। OH होता तो ये ट्रांसफर होता, टॉटोमराइज करके कीटोन मिलता या फिर अल्डिहाइड मिलता, लेकिन इस केस में नहीं, बिकॉज आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन के बाजू में R ग्रुप है, मतलब ईथर बनता है, ओके। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत कम जगह दिखा था, नेट में भी बहुत कम बार आया है, मे भी आया है कि नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये टाइप का क्वेश्चन आया है, बिकॉज सेट में क्वेश्चन देखा था मैंने इसके लिए, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं, ए टाइप ऑफ ग्राउंड मोलिकन सिंबल इन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसके लिए थोड़ा आपको ग्रुप थ्योरी या फिर इसका नॉलेज होना चाहिए।
जो ए और बी टर्म यूज़ करते हैं फॉर 1 डायमेंशनल, ई यूज़ करते हैं फॉर 2 डायमेंशनल, और 3 यूज़ करते हैं फॉर 3 डायमेंशनल। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी और कोऑर्डिनेशन को मिक्स कर दिया गया। आपको बस बताना है इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ए आता है, और कुछ नहीं। जो मैंने अभी बताया था ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं, अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट देखें T2G3 EG2, इसको हम रीअरेंज करें, यहाँ पे रखें, इसको यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, इसको भी एक दूसरे का एक्सचेंज करें, कितने रीअरेंजमेंट आएंगे, कितने डिस्टिंग्विशेबल रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन से आप रीअरेंज करो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इट बिलोंग टू ए। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मिल गया। लेकिन आप बाकी के ट्राई करोगे T2G1, तो एक यहाँ पे रीअरेंजमेंट आएगी, एक यहाँ पे अरेंजमेंट आएगी, एक यहाँ पे, तो इसका ग्राउंड स्टेट टी आ गया। 3 बार कर सकते हो ना, 3 अलग अलग आपको मिलते हैं। अगर T2G3 EG1 करोगे तो देखो T2G3 EG1, इसको तो कुछ नहीं कर सकते इस स्टेट को, लेकिन इसको 2 बार यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे, तो क्या होगा, ई आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए T2G6 EG3, तो यहाँ पे 2 तरीके से आ सकते हैं EQ, एक बार अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक बार अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, तो इस तरह से इसको करना है आपको, बस रीअरेंजमेंट करके। रीअरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट देखना, डिफरेंट अरेंजमेंट आ सकते हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के ऊपर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैग्नेटिज्म चैप्टर है, उसके ऊपर है। द डायमेरिक रुदेनियम ऑफ आयरन 2, ओके सॉरी रुदेनियम 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, डायमैग्नेटिक है रूम टेम्परेचर, although there are 2 unpaired electron per रुदेनियम atom, magnetic behavior can be explained using, तो ये एक्चुअली एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आता है। भले आपका मेटल आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन ये डायमैग्नेटिज्म या फिर पूरा इसके जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है पेयर अप हो जाते हैं वाया सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं। जनरली टेम्परेचर डिपेंडेंट में आता है, लो स्पिन हाई स्पिन बोल सकते हो आप। फिर बाइन ऑर्गेनिक में भी आपको पार्ट दिखेगा, रुब्रेडॉक्सिन नहीं, फेरोडॉक्सिन में आपके जो जिसमें 1 से 2 ज़्यादा आयन सेंटर होते हैं वो दिखते हैं फेरोमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, जिसमें आयन सेंटर में मेटल होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म से यार उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से वो डायमैग्नेटिक दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं उसको, बिकॉज वो पूरा का पूरा कपल हो जाता है। ओके, दिखना चाहिए था पैरामैग्नेटिक लेकिन डायमैग्नेटिक दिखता है, इसका रीज़न है एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो कपल करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ए। लेट्स की नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एनएमआर के ऊपर है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है एनएमआर और मॉसबेर और ESR के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछा HPOH देन H डबल बॉन्ड OH, इस तरह से दिया है। और यहाँ पे 13, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31 फॉस्फोरस हाइड्रोजन का हाफ दिया और कितना पीक मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, कभी भी आपको इस तरह से मिले फॉस्फर के बाजू में ब्रैकेट में OH दिया है, मतलब क्या है, आपका फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ या फिर इस हाइड्रोजन के साथ डी कपल होगा, मतलब कपलिंग नहीं करेगा। ओके, कपलिंग नहीं करेगा, मतलब इसका इसके साथ कपलिंग नहीं करना है, भले स्पिन हाफ हो। तो मतलब किसके साथ किसको कपल करना है, इस फॉस्फोरस को सिर्फ इस हाइड्रोजन के साथ, इस फॉस्फोरस को इन 2 हाइड्रोजन के साथ। अगर इन दोनों का कपलिंग कर दे तो इसकी वजह से इसका पीक आएगा डबलेट, बिकॉज 2i+1 फार्मूला यूज़ करो आप जनरली। अगर इसको भी हाइड्रोजन कंसिडर करो तो इस हाइड्रोजन का पीक कितना आएगा, डबलेट, क्यों, बाजू में एक और हाइड्रोजन है तो 2i+1। सिमिलरली इसका कितना आएगा, ट्रिपलेट, क्यों, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो आपको पता होना चाहिए सिंबल का मतलब क्या, ब्रैकेट में मतलब डी कपल, कपलिंग नहीं करना आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन थे कुछ मुझे डिस्कस करने थे रिगार्डिंग योर महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम। तो आपने देखा होगा जितने क्वेश्चन डिस्कस, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, दे आर नॉट मिक्स क्वेश्चन या फिर कुछ घुमा फिरा के पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हो, इतना डीप में या फिर इतना एक्सेप्शन केस पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।